अब पूरा बैक एंड इसका हम जरा दोबारा से समझ लेते हैं। जो बेसिक एग्जांपल हमने की थी, यानी कि ये वाली सबसे ऊपर जो हमने ईओक्यू जहां से हमने स्टार्ट किया था, तो ये बेसिकली एग्जांपल पे बेस करता है। ठीक है, आपके पास एनुअल रिक्वायरमेंट्स हैं 80,000 यूनिट्स के। कॉस्ट पर रॉ मटेरियल हमारा अल्फा है, रॉ मटेरियल का एक यूनिट हमारा जो है वो पड़ता है 6 रुपीज का। 50% पर यूनिट पर एनम आपकी जो है, इस तरह से इन्होंने बस सिर्फ इतना दिया होगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, 50% पर यूनिट पर एनम, दैट्स इट। आगे तो इन्होंने हमें सॉल्व करके बताया हुआ है। 50% अप्लाई किस पे करना है, हमेशा परचेज प्राइस पे। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, क्योंकि हम ट्रेड डिस्काउंट की डिस्कशन ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, अब मेरी एक बात सुनिएगा, इसका तो मतलब ये हुआ, अगर हमारा कैरिंग कॉस्ट जो है वो एज इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज एक्सप्रेस किया जा रहा है और वो परचेज प्राइस पे जाहिर सी बात है आपने अप्लाई करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ट्रेड डिस्काउंट लेते हैं, कितना रेट लेते हैं, कितना नहीं लेते, लेते भी हैं या नहीं लेते, राइट, इसका इफेक्ट पड़ेगा कैरिंग कॉस्ट के ऊपर। ये बात मुझे मेरी समझ में आ रही है सबको? अगर हम ट्रेड डिस्काउंट अवेल नहीं करते तो परचेज प्राइस पर यूनिट 6 रुपीज ही रहेगी, है ना, और मेरा कैरिंग कॉस्ट अप्लाई होगा 50% ऑफ 6 रुपीज। यस, अगर मैं ट्रेड डिस्काउंट अवेल करती हूँ, लेट्स से सबसे पहली कैटेगरी वाला, तो मेरा परचेज प्राइस 6 रुपीज से चेंज होके कितना हो रहा है, 5.994। कल हम थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कर चुके हैं, है ना। मेरा जो परचेज प्राइस पर यूनिट है फिर वो 5.994 हो रहा है, राइट। और इसका मतलब ये हुआ कि मेरी कैरिंग कॉस्ट पे 50% ऑफ 5.994 होगी, नॉट 50% ऑफ 6 ना। ठीक है, क्योंकि अब मेरी परचेज प्राइस पर यूनिट डिफरेंट हो रही है। इसी तरह से अगर मैं दूसरी कैटेगरी के ट्रेड डिस्काउंट को अवेल करती हूँ, तो मेरा परचेज प्राइस पता नहीं 5.8 या 5.6 समथिंग इस तरह हो रही थी, राइट। तो मेरा इसका मतलब है अकॉर्डिंगली कैरिंग कॉस्ट फिर मेरा कम हो रहा है, यस और नो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस चीज को भी थोड़ा अपने ध्यान में रखना है। ये मैं क्यों डिस्कस कर रही हूँ, ये आगे जाके हमारी डिस्कशन का पार्ट बनेगा। ठीक है, फिर 1200 रुपए पर ऑर्डर इन्होंने आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट दी हुई है। अब ये आपके पास एक्चुअली क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना, ये आपके पास क्वेश्चन है। नीचे टेबल तो उन्होंने सॉल्व किया हुआ है ना, ये तो उन्होंने ना आपको सॉल्व करके दिया हुआ है। अच्छा, इसको आपने इस तरीके से करना है कि क्वेश्चन में ये चीज दी हुई है, प्लस इन्होंने एडिशनल आपको ये भी बता दिया, यानी कि वहां पे 50% और ऑर्डर क्या कहते हैं, कॉस्ट पर ऑर्डर के बाद उन्होंने आपको ये भी बता दिया कि सप्लायर हैज आल्सो ऑफर्ड द फॉलोइंग डिस्काउंट। अब उसने ये जो है आपको ऑर्डर साइज डिफरेंट रेंज बता दी है कि भाई ये मेरे पास अगर आप इतने ऑर्डर्स मेरे से प्लेस करते हैं तो आपको इतना इतना डिस्काउंट दिया जाएगा। क्वेश्चन अब क्लियर है सबको? क्वेश्चन में उन्होंने आपको बता दिया कि एनुअल डिमांड इज 80,000 यूनिट्स। ठीक है, ये मैं आप चाहें तो मैं इस तरीके से आपको प्रॉपरली करवा सकती हूँ, लेकिन जरूरत नहीं है, राइट। तो ऑर्डरिंग एनुअल डिमांड बता दी है, परचेज प्राइस पर ऑर्डर बता दिया 6 रुपीज है, सॉरी परचेज प्राइस पर यूनिट है 6 रुपीज, कैरिंग कॉस्ट इज 50% एंड ऑर्डर कॉस्ट इज 1200 पर ऑर्डर, प्लस ये अब इंफॉर्मेशन इसने आपको दे दी है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अब हमें जरा स्टेप्स फॉलो करने हैं। अब आपको यहाँ पे बात समझ आ रही है कि मेरी परचेज प्राइस इन्फ्लुएंस हो रही है ना, मेरी परचेज प्राइस इन्फ्लुएंस हो रही है, तो मेरा होल्डिंग कॉस्ट भी उसकी की वजह से फर्क पड़ेगा, उसके, है ना, उसके ऊपर फर्क पड़ रहा है। तो अब हम जरा इसको देखते हैं कि अब हमने इसको सॉल्व करना किस तरीके से है। स्टेप्स आपके लिखे हुए हैं पैक क्वेश्चन बैंक में, ठीक है, पैक क्वेश्चन बैंक में स्टेप्स आपके लिखे हुए हैं, हमने सिर्फ अब उसको पहला स्टेप आपके पास क्या आ रहा है, पहला स्टेप आपके पास आ रहा है, चल कोई बात नहीं, स्टेप नंबर 1 आपके पास है कि यू हैव टू कैलकुलेट ईओक्यू इग्नोरिंग ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, स्टेप नंबर 1 आपने कहना है कि अगर स्टेप नंबर 1 पे हम आ जाएंगे, कैलकुलेट ईओक्यू इग्नोरिंग ट्रेड डिस्काउंट, है ना, कि अगर ट्रेड डिस्काउंट होता ही ना, ठीक है, तो हमारे पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी होती वो हम कैलकुलेट कर लेंगे।
ये असल में लैपटॉप में है तो जाहिर सी बात है, आप जब किसी दूसरे लैपटॉप पे आते हो तो थोड़ा सा आपको टाइम लगता है एडजस्ट होने में, राइट? नो मैटर हाउ टेक्निकली एडवांस्ड यू आर, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे आता नहीं है यूज करना लेकिन ऐसी बात है वो जो आपकी कीबोर्ड है उसके उसमें बटन्स का थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है, तो एक यूज टू बंदा हुआ होता है तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है इसमें भी, लेकिन इंशाल्लाह आज ही की बात है ये सिर्फ। चले जी, तो अगर हम बिल्कुल इग्नोरिंग ट्रेड डिस्काउंट अगर हम ईओक्यू कैलकुलेट करें फॉर्मूले के थ्रू या अदरवाइज ट्रायल एंड एरर, तो हमने ये काम कर लिया हुआ है, वो आ रहा है 8000 यूनिट्स पर ऑर्डर। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो ये आपके पास आ गया ईओक्यू। आपने कहा कि भाई ईओक्यू इग्नोरिंग ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू 8000 यूनिट्स। दूसरा काम आपने क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट टोटल कॉस्ट। और अब हमारे पास टोटल कॉस्ट के अंदर डेफिनेशन थोड़ी डिफरेंट हो गई। क्यों डिफरेंट हो गई? क्योंकि हम लोगों ने अभी ये देखा कि अब हमारे पास यहाँ पे परचेज कॉस्ट इज रेलेवेंट कॉस्ट। ठीक है, तो हमने क्या करना है, टोटल एनुअल परचेज कॉस्ट यानी कि टोटल कॉस्ट 80,000 यूनिट्स की एनुअल डिमांड की, ठीक है, टोटल परचेज कॉस्ट प्लस एनुअल कैरिंग कॉस्ट प्लस एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया कैलकुलेट टोटल कॉस्ट एट ईओक्यू। ठीक है, ईओक्यू की अभी हम बात कर रहे हैं। ईओक्यू पे जब हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो देखें क्या आ रहा है, टोटल परचेज कॉस्ट। ये देख लेते हैं, टोटल परचेज कॉस्ट आपके पास आ जाती है कितनी, आपने 80,000 यूनिट जो हैं वो परचेज करने हैं मल्टीप्लाइड बाय 6 रुपी पर यूनिट। ठीक है, ये आपके पास आ गई। तो आपके पास टोटल परचेज कॉस्ट बनती है, ठीक है, 80,000 इंटू 6 यानी कि 4,80,000। ठीक है जनाब, फिर उसके बाद हम आते हैं एनुअल कैरिंग कॉस्ट आपका कितना बनता है। एनुअल कैरिंग कॉस्ट का क्या फॉर्मूला है, एवरेज इन्वेंट्री जो कि किस तरह से आएगी, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम उसने आपको बता दिया है 50% पर यूनिट पर एनम, दैट इज ₹3 6 रुपीज के हिसाब से अब हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, इसमें तो कोई मसला नहीं है क्योंकि अभी हमने ट्रेड डिस्काउंट को इग्नोर कर दिया है। ठीक है, तो जब आप ये कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास क्या आंसर आता है, 8000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, ये आपके पास आ गया 12,000 रुपए। मैं भी आप लोगों के मैसेजेस नहीं रीड करी, बाद में भी करूंगी। ठीक है, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट भी अब आपको पता लग जानी चाहिए कितनी होगी, 80,000 टोटल डिमांड है, 8,000 का हमारा ऑर्डर साइज है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर हो गए 10 मल्टीप्लाइड बाय 1200 रुपीज पर ऑर्डर आपकी कॉस्ट आ रही है। तो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट भी आपने इस तरह से कैलकुलेट कर लिया। यहाँ तक बात सबको क्लियर है? नहीं है तो जल्दी से मुझे बता दें। तो आपके पास टोटल जो कॉस्ट आती है एट ईओक्यू वो आ गई ये। ठीक है, चले चलें जी, मैं 2 मिनट दे रही हूँ, जल्दी से किसी को प्रॉब्लम है तो वो मुझे बता दे। चलें जी, अब हमने बेसिकली क्या डिसाइड करना है, हमने डिसाइड करना है पहली बात जी, किसी ने माइक ऑन किया है? 1200 कहाँ से आया? 1200 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर। ठीक है जी, क्लियर होगी ना बात? अब आपने बेसिकली क्या डिसाइड करना है, आपको बहुत सारी चीजें डिसाइड करनी है। आपको ये डिसाइड करना है कि भाई ऑर्डर मतलब ट्रेड डिस्काउंट लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए, है ना? ट्रेड डिस्काउंट लेना भी चाहिए, वर्थ इट है या नहीं है, और अगर लेना चाहिए तो फिर कितना, कौन सा हमारा ऑर्डर साइज हो, हम कौन सा ट्रेड डिस्काउंट हमारे लिए सबसे ज्यादा फीजिबल है, राइट? तो अब ये चीज आप किससे कंपेयर करेंगे, कोई आपका बेंचमार्क तो होगा ना कंपैरिजन के लिए, आप किसको किस चीज से कंपेयर करेंगे? पहले तो आपने कंपेयर करना है उसको इकोनॉमिक। अभी जो आपने कैलकुलेशन किया उसके हिसाब से सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल, इग्नोरिंग ट्रेड डिस्काउंट, सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल लेवल क्या पड़ता है, 8000 यूनिट्स पड़ते हैं। ठीक है, अब ये चीज तो आपने कर ली। अब आप एक चीज नोट करें, क्या नोट करेंगे कि जो 8000 यूनिट्स है ना, अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हैं ना 8000 यूनिट्स का, तो उस पर कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 8000 यूनिट्स अगर आपका आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो आपकी अभी कैलकुलेट हुई है ना, वो इट इज नॉट इंटाइटल्ड फॉर एनी ट्रेड डिस्काउंट एट ऑल, यानी कि 8000 के ऊपर टोटल कॉस्ट आपकी 5,04,000 ही बननी है, वो ऊपर नीचे नहीं होनी, राइट? अब हम आ जाते हैं
अब हमने इसको कंपेयर किससे करना है? अब हमने इन तीनों लेवल्स पे क्या करना है? स्टेप नंबर 3 है कैलकुलेट टोटल कॉस्ट एट द मिनिमम डिस्काउंट लेवल। अब यहाँ पे 3 रेंजेस दे दी गई हैं आपको। अब इन रेंज में से कौन सा ऑर्डर साइज हम पिक करके कैलकुलेशन करें क्या टोटल कॉस्ट की और फिर इसकी कंपैरिजन करें, तो उसमें आपको बता दिया गया है यू नीड टू पिक द लोएस्ट अमाउंट, द लोएस्ट नंबर ऑफ यूनिट फॉर ईच रेंज। ठीक है, जितनी भी आपको रेंजेस दी हुई हैं। तो स्टेप नंबर 3 पे हम आ जाते हैं। स्टेप नंबर 3 पे यू हैव टू कैलकुलेट टोटल कॉस्ट एट द मिनिमम ऑफ ईच डिस्काउंट रेंज। ठीक है, हर डिस्काउंट रेंज के सबसे मिनिमम पे हम कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले आपकी मर्जी, देखिए मैं वर्किंग डिफरेंट तरीके से कर रही हूँ आपको समझाने के लिए। कल हमने सिर्फ टेबुलर फॉर्म में जो भी आपको सोल्यूशन था उसमें हमने देख लिया था, राइट। अब हम जरा इसका पहले वर्कआउट करते हैं। ठीक है, 10,000 से 19,999 यूनिट्स पे आपको डिस्काउंट कितना इंटाइटल्ड होता है? आपको डिस्काउंट इंटाइटल्ड है 0.1%, 0.1% ऑफ 6 रुपीज ओनली। ठीक है, 6 रुपए का की वो बात कर रहे हैं। चलें जी, अब हमने क्या करना है? कैलकुलेट करना है टोटल कॉस्ट एट, इन अदर वर्ड्स 10,000 यूनिट्स। कि अगर आपका ऑर्डर साइज 10,000 यूनिट्स होता है, ठीक है, तो अब जरा देख लेते हैं क्या मेरे 10,000 यूनिट्स की वजह से मेरी परचेज कॉस्ट पे कोई फर्क पड़ रहा है? बिल्कुल फर्क पड़ रहा है। मुझे ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है 0.1% का। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगी? मैं ये कहूंगी कि मेरी अब टोटल परचेज कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 80,000 यूनिट्स है, ठीक है, इंटू 6% तो ओरिजिनल था, लेकिन अब मैं इसको क्या करूंगी? 100 माइनस 0.1, जस्ट गिव मी अ मिनट, ये कितना हो जाएगा? तो ये आपके पास बेसिकली 0.999, मैं इसको ले लेती हूँ। ठीक है, 0.999। ये बात सबको समझ में आ रही है? 99.9%, राइट। ये बात सबको समझ में आ रही है? मैंने बेसिकली कैलकुलेट कर लेना है कितनी परचेज कॉस्ट आफ्टर डिस्काउंट, राइट। तो ये मेरे पास डायरेक्टली अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो वो कुछ इस तरह से निकलेगी। चलें जी, तो अब आपके पास क्या पोजिशन बन रही है? 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 0.999। ठीक है, तो यानी कि 479,520 मेरी परचेज कॉस्ट होगी। अच्छा जी, फिर मैं आती हूँ किसके ऊपर? टोटल कैरिंग, एनुअल कैरिंग कॉस्ट पे, है ना। एनुअल कैरिंग कॉस्ट भी मेरा अब डिफरेंट हो जाएगा। क्यों? एनुअल कैरिंग कॉस्ट के लिए सबसे पहली बात तो ये कि अब मेरी एवरेज इन्वेंट्री हो जाएगी इतनी, 10,000 डिवाइड बाई 2, है ना। ऑर्डर साइज डिवाइड बाई 2, सेफ्टी स्टॉक तो कोई है नहीं, तो 10,000 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय, मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम से, राइट। तो वो तो आपको उन्होंने दिया हुआ है परसेंटेज में। ठीक है, तो उन्होंने आपको क्या दिया हुआ है? 50% दिया हुआ है। ठीक है, तो 50% मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 0.999। ये बात समझ आ गई? तो अब यहाँ पे 50% आपने सीधा 6% पे नहीं लगाना, बल्कि उसको भी डिस्काउंटेड जो फिगर है 5.994, बेसिकली उसका 50% अब आपका एनुअल कैरिंग कॉस्ट होगा। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई सबको? तो अगर मैं इसको इस तरह से वर्कआउट करूं तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 50% मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 0.999। तो ये आपके पास कितना आ रहा है? 14,985। ठीक है, ये आपकी आ गई एनुअल कैरिंग कॉस्ट। फिर उसके बाद आ गया कितना? एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। इसके ऊपर भी फर्क पड़ेगा। क्यों फर्क पड़ेगा? क्योंकि जाहिर सी बात है आपने ऑर्डर साइज चेंज किया तो अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी डिफरेंट होंगे, है ना। 80,000 टोटल रिक्वायरमेंट है, 10,000 का अगर आप एक ऑर्डर करते हैं तो टोटल ऑर्डर्स कितने होंगे ड्यूरिंग द ईयर? 8। 0.999 वाला पॉइंट क्या है मैं आपको भी समझाती हूँ, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। ठीक है, 8 ऑर्डर्स होंगे मल्टीप्लाइड बाय 1200, तो आपके पास टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगी 8 इंटू 1200। अब बताइए यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो 504,105 आपके पास क्या आता है? टोटल कॉस्ट आती है एट दिस लेवल। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, अब मुझे क्या बाकी लेवल्स पे ये कैलकुलेशन करने की, करके दिखाने की जरूरत है? यानी कि अब आप इसी तरीके से 20,000
टू कितना, दूसरा रेंज क्या है 20,000 टू 39,999 यूनिट्स वाला रेंज पिक करेंगे। और उसमें भी आपने कौन सा पिक करना है, आपने 20,000 यूनिट्स ऑर्डर साइज लेना है, ठीक है, लोवेस्ट लेना है, इसका सबसे मिनिमम लेना है। तो 20,000 यूनिट्स ऑर्डर साइज पे आप इसी तरह से दोबारा से क्या कैलकुलेट करेंगे। जी बिल्कुल शाहजेब, आपने अच्छा समझा दिया, लेकिन मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगी इसको। आपने दोबारा से इस तरह से कैलकुलेशन करनी है, टोटल परचेज कॉस्ट, एनुअल कैरिंग कॉस्ट, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ये बेसिकली वर्किंग आपकी हुई हुई है यहाँ पे। तो जब अगर आपके 20,000 यूनिट्स जब होते हैं, ठीक है, ये जब 20,000 यूनिट्स आप ले रहे हैं, ये वाला, ठीक है, ये बेसिकली ये कैटेगरी है। तो 4 ऑर्डर्स बनते हैं, 80,000 टोटल रिक्वायरमेंट है, एक टाइम पे 20,000 यूनिट्स ऑर्डर करेंगे तो ड्यूरिंग द ईयर 4 ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे सिर्फ, राइट। तो ये देखें वही काम हो रहा है। 80,000 यूनिट्स का टोटल परचेज कॉस्ट कितना है, रॉ मटेरियल परचेज कॉस्ट, ठीक है। 80,000 यूनिट्स पे अब हमें कितना डिस्काउंट मिल रहा है, अब सेकेंड रेंज में हमें 3.5% का डिस्काउंट मिल रहा था, राइट। तो 100 माइनस 3.5 यानी कि 96.5% आपने कर देना है 6 रुपीज को, ये आपकी ओरिजिनल परचेज कॉस्ट है, राइट। तो आपके पास परचेज कॉस्ट बन जाती है 463,200। इसी तरह से एनुअल कैरिंग कॉस्ट बन जाती है, एनुअल कैरिंग कॉस्ट भी देखिए यहाँ पे फर्क पड़ रहा है ना। तो 6 इंटू 50% यानी कि 3 रुपीज का भी 96.5 आपने करना है। इसी तरह से एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट भी आपका फर्क पड़ रहा है। तो 496,500 आपका बन रहा है, कितना आपका 496,500 बन रहा है इस लेवल पे। इसी तरह से आपने आखिरी लेवल पे 40,000 एंड अबव के ऊपर भी आपने कैलकुलेशन करनी है यूजिंग 40,000 एज योर ऑर्डर साइज, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। जब आप ये सारा काम कर लेंगे तो आप अभी चाहें तो बेसिकली टेबल बना हुआ क्या है, टेबल ये बना हुआ है कुछ, वाई टेक लोअर अमाउंट। अच्छा, फिर आप कौन सी अमाउंट लेना पसंद करेंगे, मुझे बस ये बता दें। और क्यों लोअर अमाउंट ले रहे हैं, ये भी जरा सोचें। लोअर अमाउंट, सबसे लोएस्ट अमाउंट क्यों ले रहे हैं, लोएस्ट अमाउंट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि लोएस्ट अमाउंट से ऊपर जितने भी आपके पास रेंज, जो भी रेंज बन रही है, लोएस्ट अमाउंट से ऊपर वही क्राइटेरिया अप्लाई हो रहा है ना, है ना। आप, ठीक है, वही क्राइटेरिया आपका अप्लाई हो रहा है, तो इस वजह से हम जो है वो लोएस्ट अमाउंट लेंगे। एवरेज किस चीज का बेटा, 20,000 प्लस 39,999 डिवाइडेड बाई 2, क्यों भाई। एवरेज ले लें, चलें एवरेज ले लें, वही होगा, वही सिनेरियो होगा, आपका आंसर तो सेम ही आएगा ना बेटा। इश्यू नहीं है, लेकिन आपने लोएस्ट लेना है, लोएस्ट ही लेंगे, ठीक है। आप देखें, आप कैलकुलेट करके देख लो, सिर्फ आपके एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट पे फर्क पड़ेगा, ठीक है, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट पे फर्क पड़ेगा, और वो फिर आपका ऑर्डर साइज बढ़ेगा तो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी कम होती जाएगी। हाँ, आपका आंसर एटलीस्ट आपका डिसीजन मेकिंग के लिए जो है ना, आंसर आपका सेम ही आएगा, लेकिन आप लोएस्ट ही लो, रूल बना लो ना, रूल बनाया हुआ है, कोई वजह ही होगी इसकी, ठीक है। सबसे लोएस्ट ही आपने पिक करना, एवरेज में जाएंगे क्या फायदा, लोएस्ट ले लें और आपका हिसाब किताब ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हमने बेसिकली कंपैरिजन किसका किया, हमने कंपैरिजन किया नो डिस्काउंट, ठीक है, यानी कि ईओक्यू, ईओक्यू का अगर हम लेते हैं तो हमारे पास, हमने बेसिकली ईओक्यू लेवल को कंपेयर करना है। हम ईओक्यू पर आए तो हमने कहा कि जी 5,04,000, 5,04,000, 5,04,000 हमारी जो है ना वो टोटल कॉस्ट बनती है, ठीक है। हमने 3 दफा लिख दिया, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने विद ट्रेड डिस्काउंट इसको कंपेयर करना है, ठीक है। हमने कंपैरिजन किसकी करनी है, हमने कंपेयर ये करना है कि अगर हम रेंज लेते हैं 10,000 टू, ठीक है, हमने बेसिकली कंपेयर ये करना है कि अगर तो हमारे पास, हम लोग इस वाले ऑर्डर साइज को पिक करते हैं, यानी कि इस वाली रेंज में जाते हैं ऑर्डर करने के लिए, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी बनेगी, 504,105, ठीक है। तो 504,105 हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया। इन दोनों में से जब हमने कंपेयर किया तो हमारे पास क्या रिजल्ट हमारा निकलता है, क्या हम डिड्यूस करते हैं, क्या हमारा डिसीजन मेकिंग होगा,
हमारा डिसीजन यही होगा कि भाई यहाँ पे लोअर क्या है, लोअर हमारी कॉस्ट आ रही है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के उसमें, है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या कर देंगे, तो रिजेक्ट कर देंगे इसको, है ना, रिजेक्ट या एक्सेप्ट की बेसिकली बात करेंगे ना। तो हम क्या करेंगे, ये वाला ऑर्डर साइज तो हम रिजेक्ट ही कर देंगे ना, ये वाला डिस्काउंट तो हम कहेंगे कि 0.1% का ट्रेड डिस्काउंट अवेल करना हमारे लिए कोई बेनिफिशियल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें बल्कि उल्टा हमें 105 रुपए का एडिशनल हमें खर्चा इनकर करना पड़ रहा है। ठीक है, फिर हमारे पास दूसरी रेंज आ गई। दूसरी रेंज के लिए मैं टेबल से इसकी फिगर ले लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि वहां पे कैलकुलेट हुआ है। तो दूसरी रेंज जब हमारे पास आती है तो उसके अंदर हम जरा देखते हैं कि हमारे पास क्या पोजीशन है। हमारे पास ये कुछ पोजीशन बन रही है कि हमारे पास उस केस में टोटल कॉस्ट बनती है 496,500 की, ठीक है, 496,500। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि जी ये तो अच्छा हो गया, यहाँ पे हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट लेना एक्सेप्टेबल है ना। तो ये हम क्या कर सकते हैं, ये वाला इस सिनेरियो में हम अवेल कर सकते हैं ये वाला ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि हम अपना ऑर्डर साइज इस रेंज के अंदर ले आए, ठीक है। तीसरा हमारा है 40,000 एंड अबव, ठीक है। इधर जब हम आते हैं तो इधर भी जब हम देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो इधर भी हमारे पास कॉस्ट जो है वो कम आ रही है, 496,500। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी वर्किंग में मसला है, ये है 496,050, प्रिंटिंग का मिस्टेक है, ठीक है। ये ऐसे करके 496, हाँ 496,050, 49, ठीक है जी। और यहाँ पे हमारे पास है 496,500, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पे भी लोअर है। अच्छा, अब इसको जरा एक और स्टेप आगे लेकर चलते हैं। अब आपने एक रेंज सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। अब आपने सिलेक्ट क्या करना है, ये दोनों रेंजेस आपके पास एक्सेप्टेबल आ गई, यस और नो? आवाज आ रही है सबको? ठीक है, अब ये दोनों रेंजेस एक्सेप्टेबल आपके पास आ गई। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अब इन दोनों रेंजेस में से कोई एक सिलेक्ट कर ले, तो कौन सा सेलेक्ट करेंगे, जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा, है ना। पहले स्टेप पे तो हमने कहा कि भाई डिस्काउंट एक्सेप्ट करना भी है नहीं करना, उसके लिए हमने उसको हमेशा ईओक्यू से कंपेयर करना है, ठीक है। फिर आपने कहना है कि भाई अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, अब इन दोनों रेंजेस में से ज्यादा एक्सेप्टेबल क्या है। यहाँ पे आपके पास सेविंग्स आ रही है 7,050 की, और यहाँ पे आपके पास सेविंग्स आ रही है टोटल कितने की, 7,500 की। तो आप कौन सा वाला फिर रेंज जो है वो सिलेक्ट करेंगे? आप कहेंगे कि जी 40,000 नब्बे वाला हमारा ऑर्डर साइज ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। तो हम उसके ऊपर जाएंगे, बिल्कुल ठीक, लास्ट वाला। ओ अपना देगा बच्चे, हमजा, वो क्वेश्चन में अपना देगा ना, कोई रूल थोड़ी है यूनिवर्सल के डिस्काउंट इतने ही होते हैं, ये कोई टेबल वो थोड़ी है, स्टैंडर्ड टेबल थोड़ी है डिस्काउंट्स का। अच्छा जी, किसी ने मेरे से पूछा था कि 99.9% कितना आया। तो बेसिकली आप ये कर रहे हो ना, 6 रुपी आपका ओरिजिनल प्राइस थी, मल्टीप्लाइड बाय 0.1%, आपके पास डिस्काउंट कितना आया, डिस्काउंट की फिगर कितनी बनी, वो बनी 6 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। डिस्काउंट ये फिगर है ना, ये डिस्काउंट की अमाउंट होगी 0.006, यस, ये डिस्काउंट की अमाउंट है। तो यानी कि आफ्टर डिस्काउंट 7,950 है। सेकेंड, ये जो सेकंड वाला है 7,9, ये आप मुझे जरा कैलकुलेट करके बताइए, थोड़ी फिगर्स में मसला है, ये कैलकुलेशन में मसला आ रहा है। एक सेकंड, मैं दोबारा खुद ही कैलकुलेट कर लेती हूँ। 463,200 प्लस 28,950 प्लस 4,800, 496, अच्छा 950 है, ठीक है, 496,950। सेविंग्स तो सही है ना, सेविंग्स तो 7,050 की है, ठीक है। तो ये आपके पास डिस्काउंट की अमाउंट आ गई। तो आफ्टर डिस्काउंट प्राइस कितनी बनती है, आफ्टर डिस्काउंट आपका बनता है कितना, कि क्या कहेंगे हम, ये कहेंगे कि जी 6 रुपीज, 6 माइनस 0.006, ठीक है। तो 6 माइनस 00.006 ये हमारे पास आफ्टर डिस्काउंट। तो इसको एक और तरीका क्या है करने का, 6 माइनस 0.006 को हम ये भी कर सकते हैं, 5.914 है, हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे जी 100% में से बेसिकली आपको 0.1% का डिस्काउंट मिल रहा है, 0.1% याद रखिएगा, ठीक है।
तो आपके पास अमाउंट बचती कितनी है, यानी कि अगर हम कहें कि भाई कितनी अमाउंट रह गई, कितनी अमाउंट डिस्काउंटेड नहीं है, तो 99.9%। बात समझ आ गई? जिसने ये सवाल पूछा था 99.9% का, ये परसेंटेज में अमाउंट है। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 99.9% आप कर दें तो आपके पास डायरेक्टली 5.994 आ जाएगा। अब बताइए ये टेबल समझ में आ गया या नहीं? क्लियर होगी? क्रिस्टल क्लियर है? बेहतरीन हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जो मैं आपको, जी शाहरुख, पुराने क्वेश्चंस के जरा सवाल आप एंड में पूछ लीजिएगा, ठीक है? चले जी, अब आपके पास एक होम असाइनमेंट मैं आपको दे रही हूँ, लेकिन उसको थोड़ा सा हम पहले डिस्कस करेंगे। इट्स 2.8 ऑफ आई कैप क्वेश्चन बैंक, ठीक है? चले जी, 2.8 आपके पास क्या है? बड़ा सिंपल सा सवाल है, ठीक है? इसको हम जरा देख लेते हैं। Or Limited 2.8, Or Limited is a manufacturer of sports bicycles. The company buys tires from a local vendor. ठीक है, यानी कि हम मैन्युफैक्चर करते हैं साइकिल्स और हम बात करें टायर्स की, तो हमारा मटेरियल क्या हो गया? जो हमारा मटेरियल इन क्वेश्चन है, यानी कि जिसकी हमें ईओक्यू वगैरह कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वो हमारा फिर टायर होगा, ठीक है? हम परचेज करते हैं टायर्स। Following data relating to a pair of tires has been extracted from OL's record. ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट उसने आपको बता दिया है। बेसिकली ये जो सारी इंफॉर्मेशन है, यानी कि जो 4 इंफॉर्मेशन उन्होंने आपको नीचे दी हुई है ना, वो बेसिकली बता रहा है कि वो पर यूनिट है, ठीक है? दैट इज पर यूनिट, ठीक है जनाब? आगे चलते हैं। स्टोरेज कॉस्ट बेस्ड ऑन एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है जनाब, 8 रुपए, यानी कि कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अब अज्यूम करते हैं कि पर यूनिट लिखा हुआ है तो वो पर एनम है या क्या है, तो हम अज्यूम करते हैं कि ये पर एनम है। पूरे साल 80 रुपए पर यूनिट जो है वो आपको पड़ेगी स्टोरेज कॉस्ट, ठीक है? इंश्योरेंस कॉस्ट बेस्ड ऑन एवरेज इन्वेंट्री, तो ये भी क्या हो जाएगी हमारी? विल दिस बी अ पार्ट ऑफ आवर कैरिंग? अब हमें 3 कैटेगरीज में चीजों को क्लासिफाई करना है, परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। यस, तो मुझे बताइए कि पहला वाला स्टोरेज कॉस्ट किस कैटेगरी में फॉल करता है? हो सकता है किसी कैटेगरी में ना ही फॉल करे, ये भी हो सकता है कि उसको इग्नोर करना हो, है ना? तो स्टोरेज कॉस्ट, दिस इज व्हाट? दिस इज योर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। वेरी गुड, आगे चलते हैं। दूसरा इंश्योरेंस कॉस्ट, ये भी आपका किस में आएगा? ये भी आपका कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम है ना? ये भी आपका कैरिंग कॉस्ट है, ठीक है जनाब? आगे चलते हैं। अगला पॉइंट आपको क्या बता रहा है? अगला बता रहा है स्टोर कीपर्स सैलरी 8 रुपी पर यूनिट पर एनम होल्डिंग। आसिफ कह रहे हैं होल्डिंग। अच्छा, स्टोर कीपर की सैलरी क्या ये इररेलेवेंट होगी ना? ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं। दिस विल बी इररेलेवेंट फॉर द पर्पज ऑफ ईओक्यू, ठीक है? क्योंकि ये ठीक है इन्होंने आपको दिया हुआ है पर यूनिट, लेकिन एक्चुअली ये मतलब ये अब्जॉर्प्शन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है? ये फिक्स्ड होता है, इसका नेचर वैसे फिक्स्ड होता है, ठीक है? तो ये ठीक है इन्होंने आपको पर यूनिट के हिसाब से दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअली इसका नेचर ऐसा नहीं है, ठीक है जनाब? तो ये पर यूनिट पर एनम आपको, आप कह सकते हैं कि तो पर यूनिट दिया हुआ है इन्होंने। हम अज्यूम नहीं करेंगे, जब आगे आप ओवरहेड्स की बात करेंगे ना, तो आपको आगे बताया हुआ है इंक्लूडेड इन एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, तो इससे बात समझ में आ जानी चाहिए कि ये फिक्स्ड है, ठीक है? एब्जॉर्प्शन होती ही फिक्स्ड ओवरहेड्स की है, ठीक है? तो ये आपके पास फिक्स्ड नेचर का है, इसको आपने अज्यूम नहीं करना है, ये बात अंडरस्टूड है। आगे चलते हैं। कॉस्ट इंकर्ड ऑन फाइनल क्वालिटी चेक एट द टाइम ऑफ डिलीवरी पर यूनिट पर एनम। हाँ जी, व्हाट अबाउट दिस 10 रुपीज? ऑर्डरिंग कॉस्ट, अच्छा मोहम्मद शाहरुख कह रहे हैं कि ऑर्डरिंग कॉस्ट है। अच्छा जी, इररेलेवेंट है। मौजम इररेलेवेंट कह रहे हैं। मौजम माइक ऑन करके मुझे जरा बताएंगे आप इररेलेवेंट क्यों कह रहे हैं? इसको रीजन क्या है? मैम मेरे ख्याल से इसलिए रेलिवेंट है क्योंकि जब क्वालिटी चेक हम लोग डिलीवरी को लेंगे तो हमें देना ही पड़ेगा, चेक करना ही पड़ेगा ना उसको, तो उस पर हिसाब यूनिट, से अगर देखा जाए। हर यूनिट को, आपका मतलब ये है हर यूनिट को हमें इंस्पेक्ट करना है? आप बिल्कुल जी ठीक मैम। है बात आपकी, बिल्कुल ठीक बात, वेरी गुड मौजम। तो ये बात जरा सुन लीजिए, इंस्पेक्शन आपने हर यूनिट की करनी है, ठीक है? हर यूनिट की आप कह रहे हैं, हर ऑर्डर की नहीं कर, ये पर ऑर्डर नहीं दिया हुआ आपको कॉस्ट, ये क्या दिया हुआ है? पर यूनिट। अब मुझे बात बताइए, मैं एक टाइम पे 10,000 यूनिट्स लेकर आती हूँ, खरीदती हूँ, या 5,000 यूनिट्स लेकर आती हूँ? ये दो सिनेरियोज है, 5,000 है या 10,000 है।
मैंने चीजों को देखना है एनुअल बेसिस पे, ठीक है। मुझे बात बताइए, मेरी टोटल इंस्पेक्शन कॉस्ट फॉर द ईयर क्या ये डिफरेंट होगी इफ आई ऑर्डर 5000 यूनिट्स का बैच या 10,000 यूनिट्स का बैच? क्या दोनों सेम होंगी या डिफरेंट होंगी इंस्पेक्शन कॉस्ट? नहीं, मैं तो, आप तो कह रहे हैं ना नहीं सेम होगी ना एमन, बच्चे पूरे साल की सेम होगी ना। मैं आपसे क्या कह रही हूँ, आप मुझे ये कह रहे हैं कि ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है, तो मैं उसके ऊपर आर्ग्यू कर रही हूँ कि ये ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे है। ऑर्डरिंग कॉस्ट तो हमेशा वो वाली कॉस्ट होनी चाहिए जिसके अंदर वेरिएंस आए आप ऑर्डर साइज के बेसिस पे, कि आप जितने ऑर्डर ज्यादा प्लेस करेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट उतनी ज्यादा आएगी, जितने ऑर्डर्स कम प्लेस करेंगे उतनी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम आएगी। अब ये इंस्पेक्शन कॉस्ट तो उन्होंने आपको पर यूनिट दी हुई है ना। अब फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड, अब मैं इसको छोटी सी एग्जांपल से समझा देती हूँ। एनुअल रिक्वायरमेंट आपकी कितनी है? फॉर एग्जांपल एनुअल रिक्वायरमेंट वही 80,000 यूनिट्स है, ठीक है। तो मेरे पास पहला सिनेरियो क्या है? मेरे पास पहला सिनेरियो ये कि मेरा ऑर्डर साइज हो 5000 यूनिट्स, ठीक है। 5000 यूनिट्स अगर मेरा ऑर्डर साइज होता है तो मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने निकलते हैं? ये मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कर रही हूँ। 80,000 डिवाइडेड बाय 5000 कितना बनता है? मैं बता रही हूँ सेम कैसे होगी, बिल्कुल बता रही हूँ। 80,000, ये मेरे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गए 16, ठीक है। फिर उसके बाद मैं अगर आपको ये बोलूं कि भाई टोटल इंस्पेक्शन कॉस्ट कितनी है एनुअल पूरे साल की, अब मुझे बताइए टोटल इंस्पेक्शन कॉस्ट इन्होंने आपको क्या बताया हुआ है? 10 रुपी पर यूनिट। अब मुझे बताएं, क्या आप 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से? क्या आप इस 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, या आप इस 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 80,000 से? किससे मल्टीप्लाई करें? 80,000 से मल्टीप्लाई करें ना। चलें जी, तो ये मेरे पास क्या आ रहा है? 10 इंटू 80,000। ये बात सबको समझ में आ रही है ना? हम टोटल कॉस्ट में सारी चीजें एनुअल की ले रहे हैं, एनुअल परचेज कॉस्ट, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल कैरिंग कॉस्ट। तो मेरे पास ये कितनी अमाउंट आ गई? 8 लाख रुपए आ गई। यस। अच्छा जी, अब मेरे पास दूसरा सिनेरियो, अच्छा जी, अब दूसरा सिनेरियो मेरे पास क्या है? दूसरा सिनेरियो मेरे पास ये है कि मेरा ऑर्डर साइज हो जाए कितना? 10,000 यूनिट्स। आप लोग ये कह रहे हो कि ये ऑर्डरिंग कॉस्ट का पार्ट है, तो इसलिए मैं ऑर्डर साइज के ऊपर आ रही हूँ क्योंकि मुझे नंबर ऑफ ऑर्डर्स चाहिए, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैलकुलेट किए, तो अब मेरे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स आएंगे 8, है ना, एनुअली 8 ऑर्डर्स। अब मुझे बताइए, अब मेरी टोटल इंस्पेक्शन कॉस्ट कितनी होगी इस सिनेरियो में भी? हाँ जी, 10 इंटू 8 या 10 इंटू 80,000? अब मुझे बताएं, क्या ये रेलेवेंट हुई या इररेलेवेंट हुई? क्या ये मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट का पार्ट बनेगी? ऑर्डरिंग कॉस्ट में तो वो चीजें आती हैं जो कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स से जो ऊपर नीचे होंगी। तो इसका तो ये जो आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, दिस इज नॉट पर ऑर्डर, ये तो पर यूनिट दी हुई है, ठीक है। तो ये मोर और लेस फिक्स ही हो जाएगी। नहीं, वैसे तो ये वेरिएबल है बच्चे, मोहसिन, वैसे तो ये वेरिएबल है। अगर मेरी एनुअल डिमांड अगले साल बढ़ती है तो मेरा इंस्पेक्शन कॉस्ट भी टोटल बढ़ेगा। फिक्स कॉस्ट तो ये होती है ना कि मेरी एनुअल डिमांड जो भी हो, मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट सेम रहे, ओ सॉरी, मेरी इंस्पेक्शन कॉस्ट सेम रहे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वैसे तो ये वेरिएबल है, लेकिन आप मुझे बात बताओ मोहसिन, क्या हम ईओक्यू के अंदर वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट का हमने कोई पढ़ा है क्या? हम क्या रेलेवेंट और इररेलेवेंट को वेरिएबल और फिक्स के नीचे से देख रहे हैं? नहीं है कि नहीं? ठीक है, तो इस चीज को भी आप बीच में मत लेकर आए, फिक्स और वेरिएबल मत लेकर आए, ठीक है। हम रेलेवेंट और इररेलेवेंट देख रहे हैं, ठीक है जनाब। तो अब बात समझ आ गई, तो हमें ये बात समझ आ गई कि ये जो इंस्पेक्शन कॉस्ट पर यूनिट है, दिस इज नॉट रेलेवेंट इन दिस सिनेरियो। अगर ये इन्होंने आपको दिया होता पर ऑर्डर तो फिर यस, फिर होता यस, जितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स होते हैं उतना ज्यादा, यानी कि उस केस में फिर क्या होता है कि हम ऑर्डर को इंस्पेक्ट करते हैं, तो जितनी दफा ऑर्डर आएगा उतनी दफा इंस्पेक्शन के लिए हलचल मचनी पड़ेगी, भले ऑर्डर का साइज जितना भी हो, ज्यादा हो कम हो, उससे हमारा फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उस केस में फिर हमारा ऑर्डरिंग साइज वो हो जाएगा, इंस्पेक्शन कॉस्ट रेलेवेंट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। आगे इन्होंने परचेज प्राइस दे दी है, एनुअल डिमांड दे दी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दे दी है, डिलीवरी कॉस्ट पर ऑर्डर, ये भी आपका ऑर्डर कॉस्ट का पार्ट बनेगा ना फिर, है ना, कि आप ये कैरेज इनवर्ड्स इन अदर वर्ड्स, है ना। तो ऑर्डरिंग की कॉस्ट ये तो होगी 8,000 पर ऑर्डर, डिलीवरी कॉस्ट पर ऑर्डर इज 3,000, ये सारी टायर्स से रिलेटेड है। OL's रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री इज 15%, व्हाट इज दिस? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है।
तो ये 15% ऑफ परचेज प्राइस होगा। ठीक है जनाब, आगे चलते हैं। रिसेंटली द वेंडर हैज ऑफर्ड अ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफ 3% ऑन ऑर्डर्स ऑफ अ मिनिमम ऑफ 5000 पेयर्स। तो एक ही रेंज है इसमें 5000 एंड अबव। तो पहला स्टेप क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट ईओक्यू इग्नोरिंग ट्रेड डिस्काउंट। इस पॉइंट को इग्नोर करके आपने ईओक्यू कैलकुलेट करना है, उसके ऊपर आपने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। टोटल कॉस्ट में परचेज कॉस्ट भी शामिल होगी। इवैल्यूएट वेदर ओएल शुड अवेल द क्वांटिटी डिस्काउंट फ्रॉम द वेंडर। तो आपने यस और नो में जवाब देना है कि क्या हमें 5000 पेड़ से अबव पे जाना चाहिए या फिर हमें ईओक्यू पे जाना चाहिए। यहाँ तक बात क्लियर हुई? तो दिस इज गोइंग टू बी योर होम असाइनमेंट फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 2.8 सॉरी, आई कैप क्वेश्चन बैंक। और ये पैक क्वेश्चन बैंक में भी रेफर किया हुआ है इसको, तो इस वजह से कोई मसले वाली बात नहीं है। ये रहा, ठीक है, किधर गया, ये रहा। क्लास वर्क नंबर 8 इज योर होम असाइनमेंट फॉर टुडे। ठीक है, अच्छा जी, अब हम एक वेरिएशन है, बेसिकली एक चीज है जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं हुई हुई, तो वो मैं आपको करवाना चाह रही हूँ। ठीक है, अभी जो हमने जितने भी ये जो दो एग्जांपल्स, एक तो मैंने आपको अभी खुद सॉल्व करवाई है और एक अभी मैंने आपको होम असाइनमेंट में दिया है। ठीक है, इन दोनों केसेस में हो क्या रहा है, इन दोनों केसेस में ये हो रहा है कि हमारा जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लेवल है ना, उस पे जब हम जो भी क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट का उन्होंने आपको रेंज दिया हुआ है ना, उस पे कोई ट्रेड डिस्काउंट इत्तेफाक से बनता नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे बात का मतलब क्या है, हमने जो ये वाली एग्जाम्पल सॉल्व की है, इसमें ईओक्यू क्या आ रहा है, ईओक्यू आ रहा है 8000 यूनिट्स, है ना। 8000 यूनिट्स के ऑर्डर करने पे सप्लायर कोई डिस्काउंट ऑफर कर ही नहीं रहा। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? यानी कि 8000 यूनिट्स के ऊपर ओरिजिनल परचेज प्राइस के हिसाब से हम कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। जो 50% अप्लाई कर रहे हैं, वो किस पे अप्लाई कर रहे हैं, 6 रुपीज पे, यस और नो। अब हम जरा चीजों को टेक्निकल ले आते हैं, चीजों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट का ज्यादा से ज्यादा ईओक्यू के अंदर कहाँ इम्पैक्ट आता है, पहले तो आप मुझे ये जरा सोचकर बताएं। ये मैं आपको ईओक्यू का फॉर्मूला सामने रख देती हूँ, किधर गया ईओक्यू का फॉर्मूला, ये आपके सामने। ठीक है, मुझे जरा सोचकर बताइए, इस पूरे फॉर्मूले में कोई ऐसी जगह है जहां पे ट्रेड डिस्काउंट का इम्पैक्ट पड़ता है? मुझे वो वर्ड यहाँ पे टर्म बता दें कि वो टर्म कौन सा है। 2 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एनुअल रिक्वायरमेंट का भी ट्रेड डिस्काउंट से कोई ताल्लुक नहीं है, कॉस्ट पर ऑर्डर का भी ट्रेड डिस्काउंट से कोई ताल्लुक नहीं है ना। कॉस्ट पर ऑर्डर का भी ट्रेड डिस्काउंट से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका ताल्लुक है नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे। कैरिंग कॉस्ट, यस, कैरिंग कॉस्ट कैसे हम कह सकते हैं, इस वाली एग्जाम्पल पर आए, कैरिंग कॉस्ट एक ऐसी चीज है जिसका इम्पैक्ट पड़ेगा ट्रेड डिस्काउंट की वजह से, है ना, अगर आपको इन्होंने परसेंटेज में दिया हो, है ना। कैसे पड़ रहा है, ईओक्यू के फॉर्मूले में चेंज आएगा, एग्जैक्टली ई कैरिंग कॉस्ट आपका आएगा ना। वैसे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी चेंज हो रहा है, रेंज जब आप चेंज कर रहे हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर, लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर तो चेंज नहीं हो रहा ना। हम तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कॉस्ट पर ऑर्डर तो आपकी वही 1200 रुपए रहेगी ना, 1200 रुपए रहेगी, भले आप जिस भी रेंज में चले जाओ, 1200 रुपए पर ऑर्डर। यहाँ पे कॉस्ट पर ऑर्डर लेते हैं, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं लेते। तो कॉस्ट पर ऑर्डर भी आपकी फिक्स रहेगी, ट्रेड डिस्काउंट का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। एनुअल रिक्वायरमेंट भी फिक्स रहेगी, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, यस, चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही है, इधर देखिए, जब आप कोई डिस्काउंट अवेल नहीं करे तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम किस पे अप्लाई हो रही है, 3 रुपीज पे, सॉरी 6 रुपीज पे, यानी कि आंसर कितना आ रहा है, 3 रुपीज। अब अगर मैं 0.1% वाले पे चली जाऊं, है ना, 0.1% वाला जब मेरा ट्रेड डिस्काउंट होगा तो मेरा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना निकलेगा, 6 रुपी के बजाय अब 5.994 हो जाएगा, यस और नो। तो मेरा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, यानी कि अब मेरी ईओक्यू की कैलकुलेशन में फर्क आएगा। अच्छा, हमने इस चीज को नहीं अभी तक स्टडी किया ना, क्यों नहीं स्टडी किया, क्योंकि अभी तक जरूरत नहीं पड़ी थी। आपने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से वो 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। यू हैव टू कैलकुलेट ईओक्यू with the ignoring trade discount, you have to calculate total cost, यानी कि आपने सवाल उठ जाता है ना कि अब मैं फिर नीचे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम में क्या लेके जाऊं ईओक्यू की कैलकुलेशन के लिए। तो मैंने आपको क्या बताया, ईओक्यू की कैलकुलेशन के लिए यू हैव टू इग्नोर ट्रेड डिस्काउंट। इज दैट अंडरस्टूड, इज दैट क्लियर? मैं 6 रुपए के हिसाब से कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करूं या 5.994 के हिसाब से या 5.8 के हिसाब से, ईओक्यू तो मेरा यूनिवर्सली एक ही कैलकुलेट होगा, है ना। पूरे सिनेरियो में ईओक्यू मेरा एक ही है, तो ईओक्यू आपने कैलकुलेट करना है इग्नोरिंग ट्रेड डिस्काउंट। अब एक छोटी सी एग्जांपल लिखेंगे हम
ठीक है जी। अब वो एग्जाम्पल हमारे पास क्या आएगी, फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में कुछ यूं दिया हुआ है, अपने पास ही कॉपी करेंगे। और जल्दी से करेंगे। स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट पर एनम आपको दी हुई है 140 रुपए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको दिया हुआ है 15%। ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको दी हुई है पर ऑर्डर, आपको पता है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर होती है। एग्जाम्पल मेरी अपनी बनाई हुई है, ठीक है। स्क्रीन अटक रही है, मैं अभी आहिस्ता आहिस्ता करके टाइप कर रही हूँ ना। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर तक ही मैंने लिखा है अभी तक। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है 11,000 रुपए। एनुअल रिक्वायरमेंट या एनुअल डिमांड, एनुअल रिक्वायरमेंट है फॉर एग्जांपल 200,000। ये बेसिकली एक क्वेश्चन था, उसी के बेसिस पे मैंने एक छोटी सी एग्जांपल बनाई है आपको पॉइंट समझाने के लिए, ठीक है। तो अच्छा जी, फिर उसके बाद परचेज कॉस्ट पर यूनिट। जी स्क्रीन अब नजर आ रही है सबको? परचेज कॉस्ट पे आ गई हूँ मैं, ठीक है। नीचे आपको दे दिया है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या है जी, कौन बताएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? इन्वेंट्री आपका एसेट है, एसेट पे आप जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट करते हो, है ना। उस इन्वेस्टमेंट का खर्चा आता है, या तो आपने लोन लिया होगा या आपने कैपिटल से ही खरीदा होगा। पैसा टाइड अप, वेरी गुड, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट थोड़ी है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एग्जैक्टली, दिस इज टाइड अप कॉस्ट हमजा, इट्स नॉट ऑर्डरिंग कॉस्ट बच्चे। आपके पास, आप गाड़ी खरीदते हो, गाड़ी खरीदते हो पैसा लगाते हो ना, या तो वो पैसा आपने अपनी जेब से लगाया होगा या वो आपने लगाया होगा कहाँ से, लोन वोन लिया होगा, है ना। अगर तो वो आपने, आप जो पैसा आपने लगाया हुआ है उस गाड़ी पे, आप उसको दो तरीकों से देख सकते हो ना। एक तो ये कि आपने फॉर एग्जांपल लोन लिया है, तो लोन के ऊपर आपको खर्चा आ रहा है, तो यानी कि उस एसेट को खरीदने के लिए आप एक खर्चा इनकर कर रहे हो, वो हो गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यस। दूसरी चीज ये कि आप ये भी बात कह सकते हो कि मैंने जो पैसा लगाया है इस गाड़ी पे वो मैं कहीं और भी लगा सकता था, और उस लगाने के बाद मैं कहीं से उसका कोई प्रॉफिट शॉफिट भी कमा सकता था, तो इट इज एक्चुअली कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। ठीक है जनाब, ठीक है हमजा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, द सप्लायर हैज ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 2%, ठीक है, 2% ऑन ऑर्डर्स above 3,500 यूनिट्स। आपको क्या कैलकुलेट करना है, अब आपको बताना है कि इकोनॉमिक ऑर्डर, अपनी अपनी बेसिक वर्किंग के लिए आपको क्या करना है, ईओक्यू कैलकुलेट करना है ना, ठीक है। बेसिक वर्किंग के लिए अब आपने ईओक्यू कैलकुलेट करना है। यहाँ तक अपने बात समझ ली? अच्छा जी, अब हम आते हैं जरा स्टेप नंबर 1। आपके पास क्या था? स्टेप नंबर 1 था आपने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट, यही बेसिकली आपने करना है ना। आपने काम यही करना है कि आपने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करना है। जरा मुझे इग्नोरिंग ट्रेड डिस्काउंट, है ना, चलें जी, इग्नोरिंग ट्रेड। अब आपको नहीं पता कि ईओक्यू कितना है, वो अब आप कैलकुलेट करेंगे इग्नोरिंग ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि ये 2% का कोई ताल्लुक नहीं होगा। 15% बेसिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितने कितने किस पे लगाना है, ओरिजिनल परचेज कॉस्ट पे। तो जल्दी से मुझे ईओक्यू कैलकुलेट करके बता दे, इग्नोरिंग दिस लाइन। ये लाइन अगर ना होती तो आपका ईओक्यू क्या होता?
5606.11. Shazay, please recheck. Asif Hussain का आंसर, करेक्ट आंसर 4000 यूनिट्स इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. फॉर्मूला ये है ईओक्यू का. थ्री 126 हम आप लोग कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं बच्चे? फॉर्मूला ईओक्यू का ये है 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम. टोटल कहीं पे भी नहीं लेनी, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कहीं नहीं लेनी, ना टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट लेनी है ना टोटल कैरिंग कॉस्ट लेनी है, पर ऑर्डर और पर यूनिट लेना है. 4000 यूनिट्स इज द राइट आंसर. आप लोग क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हो मुझे समझ नहीं आ रही. इट्स 4000 यूनिट्स बेटा. जी क्या है आपके पास? कॉस्ट, ये वाला फॉर्मूला सबने पढ़ा हुआ है ना, देखा हुआ है ना? कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है आपके पास? कॉस्ट पर ऑर्डर इस एग्जांपल की के थ्रू कॉस्ट पर ऑर्डर इन्होंने आपको बताया हुआ है स्ट्रेट अप 11000. ठीक है, 11000. एनुअल रिक्वायरमेंट या एनुअल डिमांड आपको पता है, एनुअल डिमांड इन्होंने आपको बताई हुई है 200,000 यूनिट्स. यस, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 200,000 मल्टीप्लाइड बाय 11,000 डिवाइडेड बाय अब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम. कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम क्या ली हुई है? एक तो इन्होंने आपको दी हुई है स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 140. दूसरा आपको क्या पता है? आपको पता है कि आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी तो आपका बनता है ना, वो भी तो आपका कैरिंग कॉस्ट का पार्ट है. तो 140 प्लस कितना पर यूनिट इज 900 है ना, मल्टीप्लाइड बाय कितना 15%. तो ये पर एनम आ गया, पर यूनिट पर एनम. इज दैट क्लियर? तो 275 आपका बनता है कितना? 140 प्लस 900 into 0.15. Is that clear? 275 is your carrying unit per annum. Carrying cost per unit per annum. So 2 into 200,000 multiplied by 11,000 divided by 275 and square root of that answer. तो आपके पास EOQ बनता है 4000. अब एक मजे की बात जरा सुनिए, मुझे जरा ये एनालिसिस करके बताइए. इससे पहले जितने भी हमने क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट किए हैं, उन एक होम असाइनमेंट में आपको मैंने दे दिया है, उन दोनों सवालों में क्या है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे ट्रेड डिस्काउंट बनता ही नहीं है. अब जरा मुझे देखिए, यहाँ पे देखें, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट ही वो लेवल हो रहा है जिसपे ऑलरेडी ट्रेड डिस्काउंट आपको मतलब वो ऑफर हो रहा है. यस और नो? तो पहली बात तो मुझे ये बताइए, क्या अब ये सवाल उठेगा कि डिस्काउंट लें या ना लें? अब तो सवाल उठ ही नहीं रहा, क्योंकि आपने जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट कर ली है वो ऑलरेडी क्या हो रही है? वो आपके डिस्काउंट से ऊपर है, तो आप डिस्काउंट अवेल करेंगे. अच्छा, अब एक बात, मैं अगर आपको ये कहूं कि अब इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो ईओक्यू कैलकुलेट किया है ना वो ठीक नहीं है. क्यों? ये हमें रिकैलकुलेट करना पड़ेगा. क्यों? इधर देखिए, इधर देखें, ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अंदर जो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम गया है वो तो ठीक नहीं गया है ना. क्यों नहीं गया? वो इसलिए नहीं गया क्योंकि आपने कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट की है 900 रुपी के हिसाब से, हालांकि आपकी जो परचेज कॉस्ट है वो एक्चुअली 900 का 98% है. अब बात समझ आई? तो आपने दूसरा काम क्या करना है? यू हैव टू एक्चुअली, ये बात आपको पहले नहीं पता थी, ठीक है, आपको ये बात पहले नहीं पता थी. आप पहले इग्नोरिंग ट्रेड डिस्काउंट ईओक्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी. अब मेरी बात समझ आई? तो आपको अब दूसरा काम करना पड़ेगा, रीकैलकुलेट करना पड़ेगा ईओक्यू नाउ विद ट्रेड डिस्काउंट. वाई? बिकॉज नाउ ईओक्यू आपका, एक सेकेंड में आपको लिखवा भी दे देती हूँ यहाँ पे. ठीक है, ईओक्यू ये अब हमारा मेन पॉइंट है. ईओक्यू हमारा रेंज ऑफ डिस्काउंट में अब फॉल करता है.
ठीक है। तो देर विल बी, पहली बात तो ये, देर विल बी नो क्वेश्चन नाउ, देर विल बी नो डिसीजन मेकिंग, इसमें कोई हमें परेशानी की जरूरत ही नहीं है, करें ना करें, सीधा सीधा जवाब है कि आपने डिस्काउंट अवेल करना है। ईओक्यू आपका ऑलरेडी जो है वो ट्रेड डिस्काउंट के उसमें फॉल कर रहा है, तो देर इज नो अदर ऑप्शन, है ना। दूसरा फिर आपको क्या करना है, यू हैव टू रिकैलकुलेट ईओक्यू, ये सिर्फ रिकैलकुलेशन करेंगे बात समझ आ गई। रिकैलकुलेशन करनी है ओनली व्हेन, या इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख देते हैं, मिनिमम डिस्काउंट, हाँ जी अब बात समझ आ गई। रिकैलकुलेशन करनी है तब ओनली व्हेन ईओक्यू इज मोर देन या इक्वल टू मिनिमम डिस्काउंट यूनिट्स। मिनिमम डिस्काउंट अवेल करने के लिए मिनिमम कितने आपको यूनिट्स का ऑर्डर करना है, 3500 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करना है। तो अब आप रिकैलकुलेट करें ईओक्यू, अब हमारे पास क्या होगा, एनुअल रिक्वायरमेंट अभी भी कितनी है, एनुअल रिक्वायरमेंट अभी भी 200,000 यूनिट्स की है। बस ये क्वेश्चन कंप्लीट करके मैं खत्म कर रही हूँ। कॉस्ट पर ऑर्डर अभी भी कितनी है, 11,000 रुपए है, ठीक है। अभी भी हम लोग इसमें कॉस्ट पर ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ा हमारा, ठीक है। सिर्फ फर्क किस पे पड़ेगा, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम पे। अब कैरिंग कॉस्ट हमारी कितनी होगी, 140 की हद तक तो उतना ही है ना, 140 की हद तक 140 रुपी पर यूनिट तो उसने वैसे ही बताया हुआ है। फर्क किस पे आएगा, फर्क आएगा इसके ऊपर 900 इंटू 98%, एक्चुअली हमारा ये है इंटू दैट्स इट 15%, है ना, इंटू 15%। इज दैट क्लियर। तो अब हमारे पास ये कितनी आ रही है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, टोटल बताएं कितनी है, इज इट 275 पर यूनिट पर एनम नाउ या डिफरेंट है, 272, ठीक है। तो एक्चुअली 272 है। तो अब मुझे बताइए रिकैलकुलेट करके इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना आ रहा है, रिकैलकुलेट करके इट्स 4019, ठीक है, 4019.8। तो इसको हमने क्या करना है, राउंड भी तो करना है, ये नंबर ऑफ यूनिट्स है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटीज नंबर ऑफ यूनिट्स, तो 4019.8 यूनिट्स तो होंगे नहीं, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, रिकैलकुलेट किया तो 4020 यूनिट्स। इज दैट क्लियर, यस और नो। ठीक है, तो अब आप क्या कहेंगे, अब आप कहेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटीज 4020, अब हमें इतने ही ऑर्डर प्लेस करने चाहिए, ठीक है। इसमें कोई मसला नहीं है, आपको कोई डिसीजन मेकिंग करनी नहीं है, आपका एक ही फाइनल आंसर होगा 4020 पे आपका अल्टीमेटली ऑप्टिमम जो है वो लो मिनिमम कॉस्ट आपकी आ जाएगी। इज दैट क्लियर। चलें जी, यहीं तक रखते हैं क्लास को। आपको एक होम असाइनमेंट दिया गया है और वीकेंड वाले होम असाइनमेंट का भी हमने, बल्कि मैं आपको एक और होम असाइनमेंट दे देती हूँ। क्वेश्चन नंबर मैंने आपको क्लास वर्क नंबर 8 दे दिया, मैं आपको साथ में क्लास वर्क नंबर 9 भी दे रही हूँ होम असाइनमेंट। वाई रिकैलकुलेट, अच्छा जी मैं आपको अभी समझाती हूँ हमजा, पहले मैं क्लास ऑफ कर दूं। तो आपके दो होम असाइनमेंट्स है, एक है क्लास वर्क नंबर 8 जो कि बहुत आसान है, हमने डिस्कस भी कर लिया, ठीक है, और दूसरा आपका होम असाइनमेंट है क्लास वर्क नंबर 9। तो दोनों चीजें हम कल डिस्कस करेंगे, एलएमएस पे मैं सेक्शन बना रही हूँ, अपलोड करेंगे। 98% कहाँ से आया, 98% यहाँ से आया, आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि 2% का आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला गया, यानी कि जो आपकी 100% परचेज प्राइस है, अब वो 2% डिस्काउंट होने के बाद 98% रह जाएगी। अच्छा जी, हमजा इमरान साहब, रिकैलकुलेट हमने क्यों किया है, रिकैलकुलेट हमने इसलिए किया है क्योंकि ईओक्यू पहले आपने कैलकुलेट किया था इग्नोरिंग ट्रेड डिस्काउंट, आपको पता नहीं था कि ईओक्यू आएगा कितना, है ना, ईओक्यू कितना आएगा ये तो आपको पता ही नहीं था। ईओक्यू आपने जी बिल्कुल, यू कैन लीव, ऑडिट की क्लास वाले यू कैन लीव, ठीक है। ईओक्यू आपने कैलकुलेट किया पहले इग्नोरिंग ट्रेड डिस्काउंट, आपने कहा कि भाई हमें तो नहीं पता ना ईओक्यू पे क्या सिचुएशन अप्लाई होती है, डिस्काउंट यानी कि कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम का के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है ट्रेड डिस्काउंट का, यस और नो। तो मैं आपको बोलूं कि भाई कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम क्या ले, 22% के हिसाब से लें या ना ले, तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि पहले आपने इग्नोर करना है, एज इफ ये ट्रेड डिस्काउंट था ही नहीं। आपने ओरिजिनल परचेज प्राइस को यूज करके कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कैलकुलेट किया और आपने उसके बेसिस पे निकाल लिया ईओक्यू, ठीक है।
यानी कि यहाँ पे देखिए कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम के लिए मैंने 900 रुपीज लिए परचेज कॉस्ट, राइट। इसके बेसिस पे मैंने पहले कैलकुलेट कर लिया ईओक्यू। अब जब मेरे पास ईओक्यू आया 4000 यूनिट्स, तो मुझे ये नजर आ रहा है कि 4000 यूनिट्स पे तो हम 2% डिस्काउंट के इंटाइटल्ड होते ही हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि अब कोई कंफ्यूजन की बात तो रहती नहीं है, हमने ट्रेड डिस्काउंट अवेल करना ही करना है, यस और नो, इसमें कोई वो नहीं है। ईओक्यू और ट्रेड डिस्काउंट बेसिकली अब दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरी चीज ये होती है, फिर मुझे ख्याल ही आता है कि हमने जो ईओक्यू की कैलकुलेशन की है उसमें तो हमने 900 रुपीज लिया परचेज कॉस्ट, यस और नो, 15% अप्लाई किया 900 रुपी पे। हालांकि एक्चुअली इस लेवल पे 900 रुपीज बनता नहीं है। कितना बनता है? 900 इंटू 98%। इज दैट क्लियर? 900 से कम बनता है, उसके ऊपर 2% आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, यस और नो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बाकी सारी चीजें तो सेम है, सिर्फ कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम को अब हमें रीएडजस्ट करना पड़ेगा, दैट्स इट। तो आप रीकैलकुलेट कर लेंगे ईओक्यू अपनी तसल्ली के लिए, बेसिकली एग्जैक्टली ये हमें बाद में पता चलेगा। हमजा, ये काम आपने बाद में करना है, रीकैलकुलेशन हर हाल में होगी। पहले स्टेप पे आपने ईओक्यू कैलकुलेट करना है इग्नोरिंग ट्रेड डिस्काउंट, वो कैलकुलेट करके आपको समझ में आएगा कि ओहो अच्छा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम अब जरा चेंज करते हैं क्योंकि एक्चुअली डिफरेंट है। तो अब आपकी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 272 निकलेगी एक्चुअली, और उसके बेसिस पे ईओक्यू में थोड़ी सी एडजस्टमेंट आएगी। परचेज कॉस्ट को कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम में डाला नहीं है, परचेज कॉस्ट को सिर्फ इस्तेमाल किया है इस चीज के लिए ना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका कैरिंग कॉस्ट है, परचेज कॉस्ट आपका कैरिंग कॉस्ट नहीं है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका कैरिंग कॉस्ट है, लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल में परचेज कॉस्ट का फर्क इफेक्ट आ रहा है। 15% मल्टीप्लाई करना है ना 900 से। बेटा री डिस्काउंट तो अवेल अप करेंगे ही करेंगे ना। ईओक्यू आपका कह रहा है, ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आना चाहिए 3500 से प्लस ही आ रहा है, ज्यादा ही आ रहा है। 4000 यूनिट्स दे रहा है ना ईओक्यू। इकोनॉमिक ऑर्डर साइज क्या है आपका ईओक्यू? कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ योर कैरिंग कॉस्ट। जी ये तो मैं आपको लिखवा चुकी हूँ। होल्डिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट का पार्ट है ना, ये कैरिंग कॉस्ट का पार्ट होता है ये। जी आकिफ, क्लियर हो गई बात? डिस्काउंट तो अब आपने अवेल करना है, आपको कैलकुलेशन में पता लग गया कि आपका सबसे मिनिमम कॉस्ट कहाँ पर आएगा, 4000 यूनिट्स पे। और 4000 यूनिट्स पे तो आप ऑटोमेटिकली इंटाइटल्ड हो ट्रेड डिस्काउंट के लिए। तो अगर मैं ये कहूँ कि भाई मेरा ईओक्यू 4000 यूनिट्स आ रहा है, तो आप कहेंगे ओ कोई मसला ही नहीं है, 4000 यूनिट्स पे तो आपको ऑटोमेटिकली बेनिफिट मिल रहा है ट्रेड डिस्काउंट का। तो इसमें कोई सवाल उठता ही नहीं है कि डिस्काउंट ले या ना ले। ईओक्यू मेन आपका वो है ना, बेंचमार्क है। ईओक्यू कैलकुलेट ही ट्रेड डिस्काउंट वाली रेंज में आया। बेटा ईओक्यू एक्चुअली अब मुझे बताओ कौन सा ठीक वाला ईओक्यू कौन सा है, आप खुद जवाब दो इसका। मैं अबीबा, अब आप मुझे बताओ कि सही वाला ईओक्यू कौन सा है, 4000 है 4020 है? सेकंड वाला बेटा, सेकंड वाला है ना। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम एक्चुअली सही वाली कौन सी है आपकी? ये है। बात समझ आई? जो रीकैलकुलेट हम क्यों कर रहे हैं ईओक्यू, इसीलिए तो कर रहे हैं, है ना। तो सेकंड वाला 4020 इज योर राइट ईओक्यू, थोड़ा सा एडजस्टमेंट में फर्क पड़ेगा बस, ठीक है। तो 4020 इज योर करेक्ट ईओक्यू यूनिट। तो फिर अगर डिस्काउंट रेंज में फॉल ना करता तो फिर हम डिसाइड करते, फिर हम वो एग्जाम्पल वाला काम करते। फिर हम क्या करते, फॉर एग्जाम्पल ईओक्यू आता 2000 यूनिट्स, तो पहले हम 2000 यूनिट्स पे टोटल कॉस्ट निकालते, परचेज कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट प्लस एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, और फिर हम 3500 यूनिट्स को लेके टोटल कॉस्ट निकालते हैं। अब यहाँ पे रेंज का मिनिमम क्या है? रेंज का मिनिमम 3500 यूनिट्स है ना, ठीक है। तो फिर हम क्या करते, 2000 यूनिट्स पे कोई डिस्काउंट नहीं मिलना था, परचेज कॉस्ट उसमें यूज होती 900, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट उसमें यूज होती 11000, कैरिंग कॉस्ट उसमें यूज होती 275, है ना। क्लियर होगी बात? और फिर हम 3500 यूनिट्स पे कैलकुलेट करते, परचेज कॉस्ट यूज होती 900 का 98%, कैरिंग कॉस्ट यूज होती 272, और हम उसके बेसिस पे, और ऑर्डरिंग कॉस्ट भी आपकी जो है वो डिफरेंट हो जाती टोटल। उस जिस तरह हमने पहली दो एग्जांपल्स किए उस तरह से फिर हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फर्क क्या पड़ रहा है? यहाँ पे फर्क ये पड़ रहा है कि ईओक्यू हमारा
डिस्काउंट की रेंज में फॉल करे। डिस्काउंट की रेंज में फॉल नहीं करेगा तो हमें दोबारा से ये सारा काम करना पड़ेगा फिर। ठीक है, चलें, 2 होम असाइनमेंट्स है, क्लास वर्क 8, क्लास वर्क 9। इंशाल्लाह कल जो है अपनी डिस्कशन को आगे लेकर चलेंगे। थोड़ा स्पीड में बढ़ाना चाहूंगी इसके अंदर। कोशिश करें कि अगेन मैं बात मैं रिपीट कर रही हूँ, मुझे कल भी स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया कि मैं पेस थोड़ा स्लो कर दूं। बेटा अगर मैं इससे स्लो हुई तो फिर हम लोग अपना सिलेबस टाइमली बेसिस पे कंप्लीट नहीं कर सकेंगे। तो यू नीड टू बी वेरी, इसमें थोड़ा अपने आप को टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा आपको। ठीक है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल व्हाट्सएप के ऊपर। ऑलवेज अवेलेबल तो नहीं, यू कैन ऑलवेज मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप। जो भी परेशानी आ रही है, क्लास में नहीं कुछ समझ में आया, मुझे व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप पे इतने फीचर्स हैं, आई कैन सेंड यू एन ऑडियो, आई कैन एक्सप्लेन इट थ्रू मैसेजिंग, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, चलें जी, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, अल्लाह हाफिज।